नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज का यह 17वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स की तैयारी करवा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन को कवर किया है और इसे बोर्ड एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से सी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनके अंदर हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो है प्रोग्राम्स हमने जो है डिस्कस किए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पीछे के सभी वीडियोस एक एक कर और देखते हुए आइए ताकि आपको सी लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाए। इस वीडियो के अंदर हम सी लैंग्वेज का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है फंक्शंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फंक्शन की परिभाषा, टाइप ऑफ फंक्शन और फंक्शन के जो अलग अलग कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स होते हैं जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन, इन सब के बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। ये वीडियो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर फंक्शन की कंप्लीट थ्योरेटिकल मैटर हम लोग कवर करेंगे और इसका जो प्रैक्टिकल है वो हमें तभी समझ में आएगा जब हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर होगा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा। साथियों, सबसे पहले हमें फंक्शन की परिभाषा, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है और उस बड़े प्रोग्राम को पढ़ना, समझना या उसमें कोई एरर फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम उस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे यूनिट्स के रूप में बांट के लिख देते हैं, जिससे प्रोग्राम को पढ़ना, समझना या उसमें से कोई एरर या कोई बग फाइंड करना आसान हो जाता है। तो जो हमने प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्टीशन किए हैं, उन्हीं पार्टीशन को, उन्हीं लाइन ऑफ कोड को फंक्शन कहा जाता है। देखिए कि किन्हीं लाइन ऑफ कोड को प्रोग्राम में अलग अलग स्थान पर रिपीट करने की बजाय एक यूनिट के रूप में लिख दिया जाता है और उसी यूनिट को हम आवश्यकता अनुसार कॉल कर लेते हैं। किसी कार्य को करने के लिए लिखी गई लाइन ऑफ कोड की इस यूनिट को ही फंक्शन कहा जाता है। तो ये इसकी क्या है, एक प्रॉपर परिभाषा, एक प्रॉपर डेफिनेशन बनती है। जो ये फंक्शन है, अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, इसके कुछ फीचर्स भी हैं जो कि सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग में और इम्प्रूवमेंट लाते हैं। वो क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले तो देखिए कि जो फंक्शन है उसका यूज करने से प्रोग्राम का साइज छोटा हो जाता है और जो फंक्शन का यूज करने से जो प्रोग्राम है उसकी एफिशिएंसी यानी कि कार्यकुशलता बढ़ती है और प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो फंक्शन का यूज करना हमारे प्रोग्राम के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा एफिशिएंट है। अब जो फंक्शन है उसे हम दो प्रकार में बांटते हैं। पहला कहलाता है प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड से मीनिंग है कि जो पहले से बने बनाए हैं। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि सी लैंग्वेज में पहले से बनी बनाई लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं और उन्हीं लाइब्रेरी फाइल्स को हेडर फाइल्स कहा जाता है
और जो ये हेडर फाइल होती हैं, इन हेडर फाइल में बहुत सारे फंक्शंस और उनकी डेफिनेशंस लिखी होती है, और हमको कोई भी फंक्शन यदि यूज करना है तो उस फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, और उस फंक्शन से रिलेटेड हेडर फाइल को हमें हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। और वो हम कैसे करते हैं? हैश इंक्लूड जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होता है उसकी हेल्प से। ये सारी चीज हमने पहले डिस्कस की हुई है। तो जैसे हम नॉर्मल कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर हम लोग printf, scanf, getch इन सभी का यूज करते हैं। तो ये जो printf, scanf, getch ये सब क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि हेडर फाइल्स में पहले से लिखे हुए हैं। ये फंक्शन क्या काम करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये सारा कुछ पहले से डिफाइंड है, तो इसी वजह से इनको प्री डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। फिर आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो यूजर यानी कि हम प्रोग्राम डेवलपर हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कोई फंक्शन बनाते हैं या कोई डिफाइन करते हैं, तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शन का? मेन फंक्शन, कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग जो मेन फंक्शन है हम उसमें वेरिएबल्स लेते हैं या उसके अंदर की जो प्रोसेसिंग है वो हम कंप्लीट करते हैं। तो इसी वजह से जो मेन फंक्शन को क्या बोला जाता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। अब मेन फंक्शन के अलावा भी हम हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं। तो हमारे द्वारा या यूजर या डेवलपर के द्वारा जो बनाए गए फंक्शंस होते हैं उनको ही यूडीएफ यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। जो फंक्शन है उसके कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन, फिर फंक्शन कॉल। अब जो ये फंक्शन कॉल है ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है कॉल बाय वैल्यू और एक होती है कॉल बाय रेफरेंस, और फिर होता है फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन के ये तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि फंक्शन डिक्लेरेशन। देखो दोस्तों, जैसे हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, तो वेरिएबल को यूज करने से पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी होता है। सेम इसी तरीके से यदि हम हमारे प्रोग्राम में कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं तो उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना जरूरी होता है, और उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को जो हम डिक्लेयर करते हैं इसी चीज को क्या बोला जाता है? प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन को प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में यूं पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, या प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन से आप क्या समझते हैं, तो हमको ये इसी के बारे में लिखना होता है। जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, इसके क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं वो सारा अभी देखते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन हम जो हेडर फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स के बाद में और मेन फंक्शन से पहले हम फंक्शन के जो प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करते हैं। अब इसमें क्या क्या पार्ट, क्या क्या चीजें होती हैं कि सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं? फंक्शन का रिटर्निंग टाइप, यानी फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, वो डेटा टाइप हम यहाँ लिखेंगे। अब कई बार डेटा टाइप नहीं होता है या फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग void कीवर्ड का यूज करते हैं। void का हिंदी मीनिंग होता है खाली या कुछ नहीं, तो void कीवर्ड का हम यूज करते हैं जो कि हमें बताता है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखते हैं और फिर ब्रैकेट शुरू करके ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन के आर्गुमेंट्स लिखते हैं। अब आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? आर्गुमेंट ऐसा डाटा होता है जो हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में भेजते हैं।
कई हम ऐसे भी फंक्शन बना सकते हैं जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, और हम ऐसे भी फंक्शन बना सकते हैं कि जिसमें अलग अलग मल्टीपल टाइप के आर्गुमेंट हो सकते हैं। तो प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम और फंक्शन के आर्गुमेंट्स को लिख सकते हैं। जो ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होता है उसके एंड में जो सेमीकोलन है, सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। जैसा कि आप यहाँ सिंटैक्स में देख सकते हैं, हमने सबसे पहले डेटा टाइप लिखा, फिर फंक्शन का नेम लिखा, और फिर फंक्शन के आर्गुमेंट्स ब्रैकेट के अंदर लिखे, और लास्ट में हमने क्या यूज किया है, सेमीकोलन का यूज किया है। तो इस तरीके से जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन के एंड में सेमीकोलन जरूर लगाते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में बात आती है फंक्शन कॉल की। फंक्शन कॉल हम हमारे मेन फंक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, या किसी और यूजर डिफाइंड फंक्शन में दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। सिंपल से शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। अब कॉल करने से मतलब क्या है कि उस फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसमें जो भी आवश्यक आर्ग्यूमेंट्स है वो हम पास करेंगे, और इसी को ही फंक्शन कॉल कहा जाता है। ये जो फंक्शन कॉल है इसके एंड में भी हम लोग क्या करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। और फंक्शन कॉल को जो हम आर्ग्यूमेंट्स उसमें पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर हम लोग भेज रहे हैं, उसके बेस पे दो पार्ट्स में, दो प्रकार में बांटा जाता है। फर्स्ट है कॉल बाय रेफरेंस और दूसरा है कॉल बाय फर्स्ट है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। तो जो कॉल बाय वैल्यू होता है उसमें हम फंक्शन कॉल के दौरान कोई वैल्यू या वेरिएबल को आर्ग्यूमेंट के रूप में भेजते हैं या पास करते हैं। जबकि जो कॉल बाय रेफरेंस होता है, कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम जो कोई वैल्यू या वेरिएबल है उसके एड्रेस को हम लोग भेजते हैं। वहां तो हमने क्या भेजा था, वैल्यू या वेरिएबल को भेजा था, यहाँ पे हम उसको उसके एड्रेस को भेजते हैं। अब जो ये कॉल बाय वैल्यू है, इसमें जो वैल्यू या वेरिएबल भेजा जाता है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनती है, और वो डुप्लीकेट कॉपी फंक्शन में आगे पास होती है, और इस डुप्लीकेट कॉपी पर हम जो भी कोई चेंज करते हैं उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट ओरिजिनल कॉपी पर नहीं पड़ता है। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि कॉल बाय रेफरेंस में हम जो वैल्यू या वेरिएबल है उसका एड्रेस भेजते हैं, और उसके एड्रेस को रिसीव करने के लिए पॉइंटर का यूज किया जाता है। और जब हम उसके एड्रेस को भेजते हैं तो उसकी आप ये समझ लीजिए कि ओरिजिनल वैल्यू दूसरे फंक्शन में जा रही होती है, और उस दूसरे फंक्शन में यदि हम कोई वैल्यू में चेंज करते हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू पर रिफ्लेक्ट करती है, तो उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है उसके ऊपर भी असर होता है। अब जो ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर जो ये डिफरेंस आपको मैंने बताए हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या अंतर है, एक्सप्लेन कीजिए। तो हमको ये सारी बात पूरी डिटेल में बतानी होती है। फिर से देखो, मैं जल्दी से आपको आसानी से समझाता हूँ। कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू या वेरिएबल को आर्गुमेंट के रूप में भेजते हैं, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में वैल्यू या वेरिएबल के एड्रेस को आर्गुमेंट के रूप में भेजते हैं। कॉल बाय वैल्यू में वेरिएबल की डुप्लीकेट कॉपी फंक्शन में भेजी जाती है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल के एड्रेस को भेजा जाता है। कॉल बाय वैल्यू में भेजी गई कॉपी पर कोई भी चेंजेस करने पर उसका प्रभाव ओरिजिनल कॉपी पर नहीं पड़ता है, ओरिजिनल कॉपी पर नहीं पड़ता है। जबकि
जो कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय रेफरेंस का प्रभाव ओरिजिनल कॉपी पर रिफ्लेक्ट करता है। अब जो कॉल बाय वैल्यू होती है उसके दौरान हम कोई वैल्यू को यदि रिटर्न भी करवा रहे हैं तो केवल एक वैल्यू रिटर्न होती है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में हम मल्टीपल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। तो ये सारे क्या है, फंक्शन कॉल यानी कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर डिफरेंस है, जो कि हमको याद रखने हैं। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। बार बार शब्द आ रहा था आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं? आर्ग्यूमेंट का ही एक दूसरा नाम है पैरामीटर। कई जगह कई बुक्स में पैरामीटर लिखा जाता है, कई जगह इसी चीज को ही आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। दोनों एक ही चीज होती है। अब होता क्या है कि कई बार हमें एक फंक्शन से कुछ डेटा को, वैल्यू या वेरिएबल या एरे या फंक्शन को दूसरे फंक्शन में भेजना होता है। तो ये जो डेटा है जो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पास हो रहा है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में भेजा जा रहा है, इसी को ही आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर कहते हैं। अब जो ये आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर है उसको वैल्यू, वेरिएबल है ना, और एड्रेस है ना, इस रूप में ये जो आर्ग्यूमेंट है ये हो सकता है। अब जो ये आर्ग्यूमेंट है ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि फंक्शन कॉल के दौरान यूज किए जाने वाला जो आर्ग्यूमेंट है उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। फंक्शन कॉल के दौरान यूज किया जाने वाला आर्ग्यूमेंट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहलाता है, जबकि फंक्शन डेफिनेशन के दौरान यूज किया जाने वाला आर्ग्यूमेंट, डेफिनेशन के दौरान यूज किया जाने वाला आर्ग्यूमेंट क्या कहलाता है? डमी या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहलाता है। अब कॉल बाय रेफरेंस के दौरान जो डमी आर्ग्यूमेंट के रूप में हम किसका यूज करते हैं? पॉइंटर का यूज करते हैं। और फंक्शन कॉल को आर्ग्यूमेंट पास करने की वजह से ही पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस भी कहा जाता है। जैसे कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं? पास बाय वैल्यू भी बोल सकते हैं। कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस बोला जाता है, उसको पास बाय रेफरेंस या पास बाय एड्रेस भी बोला जा सकता है। तो ये क्या है, जो नाम है, कुछ नाम है जो कि एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, एक दूसरे के ये सिनोनिम्स हैं। फिर बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन की। ये फंक्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फंक्शन क्या कार्य करेगा, फंक्शन किस प्रकार करेगा, ये सारी चीज हम फंक्शन डेफिनेशन में डिस्क्राइब करते हैं। ये यूं समझ लीजिए कि फंक्शन के जो तीन एलिमेंट है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन, तो उसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन डेफिनेशन। अब जो ये फंक्शन डेफिनेशन है इसको भी हम समझने के लिए दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा जो ये कहलाता है इसको क्या बोल सकते हैं? फंक्शन हेडर। और जो ये दूसरा हिस्सा है इस दूसरे हिस्से को हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शन बॉडी। अब जो ये पहला हिस्सा है ये भी क्या है? अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं फंक्शन हेडर जो है, फंक्शन हेडर को हम और तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं कि पहला जो ये है ये क्या कहलाता है? डाटा टाइप। मैंने आपको बताया कि फंक्शन यदि कोई वैल्यू को रिटर्न करता है तो उस वैल्यू का डाटा टाइप यहाँ पर लिखा जाता है। और फंक्शन यदि कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है तो हम यहाँ पर void, VOID, void कीवर्ड का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा पार्ट आता है फंक्शन नेम का, कि हम फंक्शन का क्या नाम रखना चाहते हैं। ये जो फंक्शन का नाम रखना है ये हम कैसे, किस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे? आइडेंटिफायर के रूल के अकॉर्डिंग। अब आइडेंटिफायर बनाने के क्या रूल होते हैं वो हमने शुरुआत के वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, तो वहां से आप उन वीडियो को देख के ये सारी चीज सीख सकते हैं। फिर इसके बाद में जो
फंक्शन है इसके जो ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, फंक्शन आर्ग्यूमेंट, यानी वो डेटा जो हम किसी दूसरे फंक्शन में भेजेंगे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये हम लोग इसमें लिखते हैं। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन हेडर है इसके ये 3 पार्ट होते हैं, पहला रिटर्निंग टाइप, दूसरा फंक्शन नेम और तीसरा आर्ग्यूमेंट। अब बात करते हैं फंक्शन बॉडी की। जो ये फंक्शन बॉडी है, फंक्शन बॉडी के अंदर भी अपने कह सकते हैं, इसको भी हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। जो पहला पार्ट है वो क्या कहलाता है कि लोकल वेरिएबल्स। ये फंक्शन के खुद के कुछ लोकल वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ ये खुद वेरिएबल डिक्लेयर इसमें किए जा सकते हैं। तो इस फंक्शन बॉडी के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं या फंक्शन आर्गुमेंट के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं वो इसके लोकल आर्गुमेंट या लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो क्या हो गया, फंक्शन की प्रोसेसिंग स्टेटमेंट, यानी फंक्शन जो भी कोई कार्य करेगा उसके लिए जो भी हमने कोई स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो चीज आएगी। और फंक्शन बॉडी का तीसरा पार्ट होता है रिटर्न। यदि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो इस रिटर्न स्टेटमेंट को उसमें लिखना जरूरी होता है। रिटर्न और उस जो भी वैल्यू है उस वैल्यू या जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरीके से जो फंक्शन डेफिनेशन है उसको हम डिफाइन करते हैं। फंक्शन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, वो सारा फंक्शन डेफिनेशन में बताया जाता है। अब जो ये फंक्शन डेफिनेशन है ये कहाँ लिखते हैं हम, यूजुअली मेन फंक्शन के बाद में फंक्शन डेफिनेशन को लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे वीडियो में और फंक्शन की परिभाषा हमने पढ़ी, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और फंक्शन के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आगे जो अगला वीडियो है उसके अंदर हम लोग टाइप ऑफ यूडीएफ यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसके भी कुछ टाइप होते हैं, तो उनके बारे में और अलग अलग फंक्शन के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फंक्शंस यदि हम अच्छे से सीखना और समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये फंक्शन की परिभाषाएं, फंक्शन के जो एलिमेंट्स हैं और आगे जो फंक्शन के प्रोग्राम्स हैं, ये सारी चीजें हमको आसानी से, हमको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।